आपका ग्रेविटेशन शब्द है, इसका मतलब क्या? अब ये बाद में कर लेना। ग्रेविटेशन शब्द का मतलब क्या है, किसी को पता है? मतलब हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि कोई दो बॉडी है जिनके पास मास है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, उस फिनोमेना को। एक वर्ड आता है इसी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी। ये वर्ड कब बोलते हैं? ग्रेविटेशन मतलब तो हो गया कि भाई दो बॉडी है जिनके पास कुछ मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ग्रेविटी क्या होता है बताओ? मतलब कहने का है उन दो बॉडी में से अगर कोई एक बॉडी क्या है? अर्थ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फिनोमिना का नाम ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी सिर्फ अब अर्थ के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते, अब ग्रेविटी शब्द का यूज करते प्लेनेट के रिस्पेक्ट में। मतलब अर्थ की जगह कोई दूसरा प्लेनेट भी हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी का मतलब है कि भाई किसी बॉडी को अट्रैक्ट किया जा रहा है किसी प्लेनेट के द्वारा, और ग्रेविटेशन का मतलब है एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जनरल नाम है, ठीक है? अब लिखो, काम की बात जो इस चैप्टर में शुरू होती है वो है न्यूटन के द्वारा दिया गया एक लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है आप लोगों को क्या था? ये लॉ कहता है कोई भी बॉडी जिसके पास मास है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो बातें कहता है ना। पहले स्टेटमेंट लिखो फिर मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every body in this universe attract other bodies having mass with a force which is directly proportional with the product of their masses ये पहली बात हो गई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल with the square of distance between them, ठीक है भाई? तो दोनों चीजें जो है उनको एक बार मैं लिख देता हूं। ये कहता है कोई बॉडी अगर यहां पर m1 मास की है, दूसरी बॉडी m2 मास की है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस लेट से r है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, m1 m2 के प्रोडक्ट के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों बातें कहता है भाई, अगर प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते थे तो क्या बन जाएगा? m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं मैं तो यहां पर आ जाएगा एक कांस्टेंट g। अब यहां जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किस चीज का है बताओ? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके शब्द के आगे यूनिवर्सल वर्ड लगने का क्या मतलब है? इसके नाम के आगे कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं, कहीं पे भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल का मतलब इसकी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे वो अर्थ पे कैलकुलेशन करें चाहे वो मून पे करें, ठीक है? कितनी होती है जी की वैल्यू? 6.-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डायमेंशन वाले चैप्टर में इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाया था मैंने, याद है? ठीक है, ये वैल्यू रट लेनी है आपको, ये जी की वैल्यू, और ये यूनिवर्सल वैल्यू मतलब ये हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। लिखो जरा। तो ये तो बेसिक से फॉर्मूले हैं,
अभी इस पे क्वेश्चन दूंगा मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू वेरी वेरी तगड़े क्वेश्चन। लिखो जल्दी से। हो गया? हो गया जी। क्वेश्चन लिखो एक। टू बॉडीज टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट masses attract each other attract each other by a force of 10 Newton, by a force of 10 Newton due to gravitation, due to gravitation, full stop. Calculate their force of attraction if, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखो, if masses are doubled, ये अलग अलग पॉइंट्स दे रहा हूं, अलग अलग केसेस दे रहा हूं आपको क्वेश्चन के। दूसरा पॉइंट, मास ऑफ वन ऑफ द बॉडी is doubled. Third point, distance is doubled. Full stop. अब वो कुछ भी बोल सकता है, डबल्ड की जगह ट्रिपल्ड भी हो सकता है क्वेश्चन, मैंने आपको डबल करके समझा दिया। ये तीनों के जवाब बताओ फटाफट से। कर देना। हो गया काम, उसकी लिस्ट। हुआ? बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा? 40। देखो भाई सॉल्यूशन लिखते हैं इधर। पहले वाले में कह रहे हैं मासेस आर डबल, मासेस बोले तो दोनों के मास डबल कर दिया ना, m1 को भी डबल कर दिया और m2 को भी, तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू जी 2m1 2m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा F इक्वल टू 4 जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो पहले जो डिस्टेंस था, पहले जो मास था, उनका फोर्स क्या था? उनका फोर्स यही तो था, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये पहले का था। तो 4 इंटू पहले कितना था 10, तो आंसर कितना आ गया? क्लियर है?
दूसरे केस में क्या पूछ रहा है वो, दूसरे केस में कह रहा है मास ऑफ वन ऑफ द बॉडी इज डबल, मतलब डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं करना है, एक के मास को डबल करना है। तो एफ इक्वल टू क्या करोगे, जी 2m1, फिर m2 को कुछ नहीं करना है, डिवाइड में r का स्क्वायर, r को कुछ नहीं करना है। तो आंसर क्या बन गया, m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब ये मेरा क्या है बताओ, ये 10 है, कितना हो गया, ये आ गया नया फोर्स। थर्ड पार्ट में क्या करना है, डिस्टेंस इज डबल, मतलब मास को कुछ नहीं करना, डिस्टेंस को क्या करना है, डबल। तो r की जगह क्या आएगा, 2r। तो बन जाएगा f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। ये पूरा कितना है, 10/4 करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, तीनों हो गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को वेक्टर सम याद होगा, याद है, ट्राइंगल रूल पैरेललोग्राम रूल एक था। अगर दो वेक्टर है, जैसे एक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट निकालना तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे बनाते थे ना, एक ट्राइंगल लॉ भी एक पैरेललोग्राम लॉ भी, दोनों से निकाल सकते हैं। ये इनका रिजल्टेंट आता है ए वेक्टर प्लस इनका मैग्नीट्यूड निकालना आता है, कैसे निकलता है याद है फॉर्मूला, कंपोनेंट तोड़ने आते हैं वेक्टर के, हाँ है ना, भूल गए, याद है ना। चलो अब इनका यूज करेंगे जो आगे पढ़ाने जा रहा हूं, लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी इतना जरूरत पड़ेगी हमें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किस चीज का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऐसे समझ लो जैसे तीन लोग हैं, m1 m2 m3, तीन बंदे हैं, ठीक है भाई, तीन का एग्जांपल दे रहा हूं, हो तो तीन से भी ज्यादा सकते हैं। तो जो m1 है वो जो m3 के ऊपर फोर्स लगाएगा, m1 किस पे फोर्स लगाएगा और m2 किस पे लगाएगा, m3 पे, m2 m1 पे भी लगाएगा, बट मैं अभी m3 को कंसीडर कर रहा हूं। तो इस m3 पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक m1 लगा रहे हैं और एक, अब मान लो m2 फोर्स लगाना बंद कर दे, तो m1 पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है कि अगर m1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है किसी फोर्स से, m2 भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है किसी फोर्स से, अब m2 अगर हट जाए, अट्रैक्ट करना बंद कर दे, तो m1 वाले फोर्स पे कोई फर्क। तो पहली बात तो ये हो गई कि एक बॉडी का जो फोर्स है दूसरी बॉडी के ऊपर, वो तीसरी बॉडी के होने या ना होने से इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अब क्लास में एक बच्चा ना पढ़ रहा हूं तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ाते रहूंगा, ऐसे चल रहा है ना मामला। लेकिन ये जो m3 है इस पे फर्क पड़ेगा, अगर दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, अगर एक फोर्स लगाना कम कर देगा तो कम फोर्स हो जाएगा। मतलब जिस बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं उस पे टोटल फोर्स तो रिजल्टेंट से निकलेगा, लेकिन किसी भी बॉडी के द्वारा जो दूसरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो तीसरी बॉडी के होने ना होने से इफेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर दो बातें, ठीक है, लिखो, पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूं मैं, पैराग्राफ में ना करके पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूं। पहला पॉइंट लिख लो, द फोर्स बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ बॉडीज, the force between any two pair of bodies is independent of the third body, is independent of the third body, मतलब तीसरी बॉडी कोई हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट के अंदर है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी बॉडी ड्यू टू a system of particles is the resultant of individual forces
मतलब किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इन इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे कोई ट्राइंगल के फॉर्म में है ज्योमेट्री, और यहां तीन पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, तीनों का मास क्या है, बिल्कुल सेम है, एम एम एम। तीनों की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मेट में बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। फाइंड नेट फोर्स ऑन शेडेड मास। निकाल सकते हो, बताओ, हाँ है ना। भाई ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ है ना, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको लिख लेते हैं एफ। ठीक, ये भी अट्रैक्ट करेगा इसको, इसको क्या लिख देते हैं, एफ। सेम क्यों लिखेंगे, क्योंकि मास सेम है और डिस्टेंस भी, तो फोर्स भी सेम होगा। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना है, आप लोगों को यह सोचना है कि इस मास पे दो फोर्स लग रहे हैं, एफ और एफ, और दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, तो आपको एफ नेट निकालना है। कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, याद है, लगाओ फॉर्मूला, आंसर बताओ कितना आ रहा है। 120 क्यों लेंगे, इनके बीच का एंगल लेंगे ना, टेल टू टेल एंगल होता है या फिर हेड टू हेड होता है, इसमें टेल टू टेल दे रखा है 60 डिग्री। उसमें ट्राइंगल लॉ में ऐसे था डायग्राम, तो हम ये लेते थे, सॉरी ये नहीं, ये लेते थे। क्यों, क्योंकि इसको आगे शिफ्ट करके देखते थे, टेल टू टेल मिल जाता था। करो भाई, हाँ, अरे जाना नहीं है तुम्हें, 7 o'clock, कोई बात नहीं, वहां की वीडियो देख लेना। कितना आ गया, तुम लोग का आया, नहीं आया, निकालो जल्दी, एफ की वैल्यू पुट करो इन टर्म्स ऑफ एम एल जी। एफ तो अज्यूम किया था ना मैंने, गिवन वेरिएबल थोड़ी था एफ, एफ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा गिवन वेरिएबल। सॉल्व, जी एम एन एम टू वाली, हाँ, तो एफ नेट क्या हो जाएगा देखो, एफ नेट हो जाएगा आपका जी, अच्छा एफ नेट पहले तो निकलवाना पड़ेगा, तुम लोगों ने निकाल लिया कि नहीं निकाला, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 होता है 1/2, तो एफ स्क्वायर कितने बार आ गया, 3 बार आ गया, स्क्वायर लगाया ना यहाँ पे, तो ये कदम 3 बार एफ स्क्वायर आ गया, 3f स्क्वायर हो गया, रूट ले लेंगे तो √3f, ये आ जाएगा एफ नेट का फॉर्मूला। लेकिन एफ जो है वो हमने अज्यूम किया था, अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो अज्यूम किया है, तो एफ का एक्सप्रेशन क्या होगा, एफ इन दोनों के बीच के फोर्स को माना था मैंने, इनके बीच में फोर्स कितना है, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, बस आ गया आंसर, समझ गए बात। लिख लो इसको, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 तारीख को, वैसे 1 तारीख को खत्म हो रही, 2 तारीख को दशहरा है।
कोई छुट्टी नहीं है लेकिन, स्कूल की ले लो। कल स्कूल ऑफ है तुम लोगों का? हटा दो इसको। अब तुम्हारी 2 तारीख तक होगी ना छुट्टियां? एक को भी स्कूल है क्या? क्या हुआ? किसने बुलाया तुम्हें? तो क्या बात है, वेट कर लेंगे थोड़ा सा। देखो पढ़ाई करो, अब तुम चले जाओगे, मैंने नया टॉपिक स्टार्ट करवा दिया है। और नहीं पढ़ के आए तो? और नहीं पढ़ के आए? तुम लोग घर में कुछ पढ़ते नहीं हो, जितना यहाँ पढ़ाया जाता है सिर्फ उतना ही करते हो तुम लोग। ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर निकाल दो फिर चले जाना। इसमें आपको इसके ऊपर नेट फोर्स बताना है, इसके ऊपर। हाँ, बस ये वाला निकाल दो फिर चले जाना। अरे निकलेगा कैसे नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निकल जाएगा। हो गया? गलत जवाब। अरे थोड़ा मिसिंग है, कुछ ध्यान से सोचो। हाँ, इसलिए तो क्वेश्चन ही दिया है ये कि इसमें अक्सर वो गलती करते हैं बच्चे। हाँ, 3 फोर्स है इसमें, तुमने 2 का ही रिजल्टेंट निकाला है। सोचो। हाँ, क्या होगा? करो करो करो। इस वाले में बैठ जाओ या यहीं बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना हो तो। फोन है? फोन दे दो। हम्म, कौन सा तीसरा? अरे सोचो यार, दिमाग लगाओ, सारा मेरे से ही पूछोगे तो तुम्हारे दिमाग का विकास कैसे होगा? हमारा दिमाग का विकास नहीं होगा फिर। आ गया? गलत जवाब। तो बताता हूं, ला रहे हो जवाब? हो ही नहीं रहा। ये बढ़िया बन गया। देखो यहां पे ऐसे था ना, चारों कॉर्नर पे हमारा मास था, इस पे फोर्स निकालना था, है ना? ये वाला जो मास है ये इसको क्या करेगा ऐसे, ये वाला मास ऊपर वाला ये भी क्या करेगा? अच्छा ये क्या बैठा रहेगा? ये भी तो अटैक करेगा।
पहले इन दोनों की बात करते हैं, इनका फोर्स सेम होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री के एंगल पे है कि नहीं है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ रूट, फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा वो ट्राइंगल वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले से। ये जो फोर्स लगाएगा वो एफ नहीं होगा, अलग होगा। क्यों अलग होगा, रीजन बताओ, क्यों अलग होगा, उसका डिस्टेंस अलग है ना, तो इसको हम लोग नाम देंगे एफ डैश। लेकिन ये एफ रूट टू और एफ डैश दोनों एक ही लाइन पे होंगे, इसकी गारंटी क्या है, क्या गारंटी, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। डायगोनल है स्क्वायर की, और स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो 45 डिग्री के एंगल पे होती है, और क्योंकि ये फोर्स बराबर है, तो ये फोर्स भी 45 पे होगा, तो दोनों ही चीजें 45 डिग्री के एंगल पे, यानी दोनों एक ही लाइन में। जब दो वेक्टर एक ही लाइन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत, तो एफ रूट टू प्लस एफ डैश। अगर एक ही लाइन पे है तो सीधे सीधे प्लस कर सकते हो। अब एफ जो था वो इन दोनों के बीच का फोर्स था, तो क्या था, जी एम स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। अच्छा, एफ डैश किन दोनों के फोर्स था, इसका और इसका। अच्छा, इसके बीच में जो दूरी है, ये दूरी पता है कितनी है, कितनी है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये एल है, ये एल है, पाइथागोरस लगाओगे, हाँ, तो जी एम स्क्वायर अपॉन एल रूट टू का होल स्क्वायर, डिस्टेंस की जगह एल रूट टू आ जाएगा, तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा, जी एम स्क्वायर रूट टू बाय एल स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल फोर्स फॉर्मूला, छापो। हो गया, तुम लोग जाओ रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में आगे की, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं और करवा दे रहा हूँ इस पे, है ना, तुम्हें भी जाना है क्या, तुम ऐसे देख रहे हो कि मैं बेचारा फंस गया, तुम हर बार फंसते हो, चलो कोई बात नहीं, तुम आगे तरक्की करोगे, इन लोगों के नंबर कम आएंगे, तुम्हारे ज्यादा आएंगे, कंपटीशन किल हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कुछ इस तरह का हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे एक मास m है, ठीक है, और ये रेगुलर हेक्सागन है, और इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, और वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल टू ए। तुम्हें बताना यहां इसके सेंटर पे जो एक मास 2m रखा है, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये बताना है तुम्हें। हो गया, तो जिसका भी देना है, कल वाला एल्डिहाइड का दे दो, हाँ, 2m के ऊपर।
हुआ? हो गया? एक और टेस्ट देना? हाँ, क्यों नहीं देना? ये मैम को ही दे दो तुम सब लोग। बताओ ये कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत फॉर्मूला नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, ये वाले ऐसे डायगोनल को इसको ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन होगा? अब देखो ध्यान से, ये जो कॉर्नर वाले आपके एम है, ये वाला एम, ये इसको ऐसे अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा? अट्रैक्ट करेगा ना? ये वाला अट्रैक्ट करेगा। देखो इधर दोनों समान दूरी पर है, बराबर का उनका एम वैल्यू है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये दोनों फोर्स कट जाएंगे। ये वाला फोर्स किससे कट जाएगा? इससे कट जाएगा। ये वाला फोर्स किससे कट जाएगा? इससे कट जाएगा। तो सारे तो फोर्स कट गए, तो बचा कितना? जीरो। नेट शेप जीरो। समझ गए? बस जीरो आंसर। एक क्वेश्चन और देता हूं बढ़िया वाला। तुम सब ये तैर क्यों रहे हो मछलियों की तरह? एक जगह बैठ जाओ। मैम को दे देते हैं। लाओ मुझे दे दो। उसमें कैमरे में मत मार देना भाई। दो दो। वो क्रॉस चेक किया होगा। कल होगा चैप्टर 4 का टेस्ट। रेडी रहना। चैप्टर 4। ये सब पहले आ गए थे। चलो देखो, कोई बात नहीं, तुम कर लो आराम से, उस वाली क्लास में बैठ जाओ अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो। देखो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ये हमारे पास पेंटागन है। अब ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है? मस्त तो सारे होते हैं, ये बात तो सही है, बट ये मस्त में से भी मस्त क्वेश्चन है। इसके सेंटर पे यहां पर एक मास बैठा हुआ है 2m। इसके चारों कॉर्नर पे यहां पे मास है m। 4 पे बैठा हुआ है। पांचवा जो कॉर्नर है वो खाली है, वहां कोई नहीं बैठा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी? a। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी दे रखी है? रेगुलर पेंटागन है तो सारे दूरी तो बराबर होंगे, सारे a है, ठीक है? ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a। आपको बताना है एफ नेट ऑन 2m। बता सकते हो? बताओ बताओ। हाँ, सोचो सोचो सोचो, 2 मिनट का टाइम लो। हम्म, जीरो नहीं होगा? हाँ, जीरो तो नहीं होगा। अगर पांचों होते तो सिमेट्री से जीरो हो जाता। अब पांचों तो नहीं है तो जीरो तो नहीं होगा, ये बात तो सही है। ये तो सही पकड़े हैं। आंसर इस वाले के? हाँ, भेजता हूँ। फॉर्मूला तो वही है, G m1 m2 r स्क्वायर। देखो, ऐसे सवालों में करते क्या है,
यहां पे क्योंकि सिमेट्री नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ना। तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, मान लेंगे यहां पर प्लस एम और माइनस एम दो चार मासेस रखे हैं, एक मास प्लस एम और एक मास दोनों रखे हैं। तो अगर आप प्लस वाले को इन पांचों के साथ मिला के देखो, चारों के साथ, तो प्लस वाले को देखो ध्यान से, इसके वजह से तो सिमेट्री बन गई ना। ये 2m है, ये एम 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 एम, तो इधर से अट्रैक्ट होगा, इधर से अट्रैक्ट होगा, इधर से अट्रैक्ट होगा, तो सब जगह से फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें नेट फोर्स आ गया जीरो। लेकिन नेट फोर्स जीरो जब आया जब हमने पांचों को देखा। तो अब देखो मैंने इन पांचों को तो कंसिडर कर लिया, कौन बच गया, माइनस एम बच गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि भाई आपके, बैठ जाओ बैठ जाओ, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या कहता है कि भाई आपके बाकी के जो मासेस हैं उनके होने ना होने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो इन पांचों का तो जीरो हो गया, उससे तो कोई लेने देने नहीं है, उस माइनस एम का निकाल दो। तो ये बताओ प्लस एम जो होता है आपका, प्लस एम वो अट्रैक्ट करता है, तो माइनस एम क्या करेगा। अच्छा ये एक इमेजिनरी कहानी हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है ऐसा। तो इसके बीच में जो रिपल्सन होगा नीचे की तरफ होगा, कितना होगा, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ गए बात। इन पांचों का मिला के जीरो है, जो छठा फोर्स चार्ज है उसका फोर्स निकाल देंगे, वही उन चारों का रिजल्टेंट है। तो सिमेट्री वाले सवालों में ऐसे करना, ठीक है, लिख लो। फोन है तुम्हारे पास, फोन दे दो। मैथ्स क्या, देखो आप फोन। हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 निकालो जरा, क्या है, मिल गया, करो एग्जाम्पल 2। पढ़ लिया, बुक कौन सी, बुक, वो कौशिक ने बोला होगा, वही करवाता है ऐसे काम।
करवाऊं?